वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग वेल। लेसन 4 इस क्लास में हम करने वाले हैं। इससे पहले लेसन 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। MPCE 011 लेसन 3। लेसन 3 में हमने क्या किया? फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी एक पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने में, कौन कौन से फैक्टर्स है वो हमने डिस्कस किए थे। 3 मेजर फैक्टर्स थे या मेन जो टॉपिक्स थे हमने वो डिस्कस किए। और उन फैक्टर्स की जो वजह से होने वाले बच्चों में डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये हम कह सकते हैं दोनों ही क्लासेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे? पहला होगा PDD, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा हमारा ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। थर्ड वन अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जो चांसेस होते हैं बच्चों को होने की। मेंटल रिटार्डेशन जिसको ID भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर DSM-4 आपको बार बार सुनने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, 4th एडिशन। ये उसमें PDD के नाम से इसको जाना जाता था। जाना जाता था का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब भाई अभी PDD को PDD के नाम से नहीं जानते, अब इसको एक बड़ी सी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बड़ा सा अम्ब्रेला हमने बना दिया और इसकी यहाँ पर अलग अलग ढेर सारे डिसऑर्डर्स हैं। अब इस अम्ब्रेला को ASD कहा जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और इसी की कैटेगरी में PDD भी आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो आपको समझना है वो क्या है? ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर लेसन सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी हमने पढ़ा। क्या होता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? वो डिसऑर्डर जो ब्रेन की डेवलपमेंट के दौरान होने के चांसेस रहते हैं, या हम कहें न्यूरॉन्स को अच्छे से डेवलप नहीं होने का चांस मिला है, या हम कहें न्यूरॉन्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हुआ है। कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? इम्पेयरमेंट इन मल्टीपल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा कंसीडर किया जाता था कि बहुत सारे एरियाज में, मल्टीपल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में इम्पेयरमेंट कमी आ गई है, इसीलिए इसको परवेसिव, परवेसिव जैसे कहते हैं ना थ्रो आउट, ऐसा होता है। परवेसिव का मतलब कि व्यापक रूप से जब इम्पेयरमेंट हो जाती है किसी की डेवलपमेंट में, तो उसको PDD, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब हर जगह उसको प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कंसीडर किया जाता था। किया जाता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सो परवेसिव, यहाँ पर परवेसिव आ जाता है हमारे पास। अभी इसको या चले, परवेसिव टू डिस्क्राइब इलनेस इज समवट मिसलीडिंग, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये थोड़ा सा मिसलीड करता था। परवेसिव मीनिंग क्या हुआ? प्रेजेंट थ्रू आउट, ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया था। बट चिल्ड्रन विद PDD, जिन बच्चों को PDD था उनको सभी एरियाज में प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, बल्कि मोस्ट चिल्ड्रन विद दिस इम्पेयरमेंट टिपिकली एमर्ज इन अर्ली चाइल्डहुड। अब जिनको PDD था, जो बच्चे PDD से सफ़र कर रहे थे, उनको अर्ली चाइल्डहुड के दौरान ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से उनको सोशल कम्युनिकेशन, बिहेवियर और लर्निंग में ही प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसा नहीं है कि लाइफ के हर फेज में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम ये कह सकते हैं दिस मे बी द रीजन बिहाइंड दैट कि इन्होंने उसको ASD की कैटेगरी में डाल दिया, PDD का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट मीन्स कि लाइफ के हर फेज में, हर डेवलपमेंटल एरिया में उनको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। DSM-5 जो आता है 2013 में, आई थिंक DSM-5TR, अभी जो 4th एडिशन है वो भी आ गया है, तो मे भी ऐसा हुआ है। तो अभी पहले आप इनको ही पढ़ें, उन बातचीत में हम फिर करेंगे उनके बारे में। सो PDD कैटेगरी को डिसकंटिन्यू किया गया और इंडिविजुअल डिसऑर्डर प्रीवियसली क्लासिफाइड PDD वर रिक्लासिफाइड एंड इंटीग्रेटेड इनटू ए ब्रॉड कैटेगरी जिसको ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, उसकी कैटेगरी में डाल दिया जाता है रिक्लासिफिकेशन के बाद DSM-5 में। तो कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं जो PDD के बच्चों में देखे जा सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, ये सिम्टम्स होंगे। सो चांसेस कम है कि PDD से क्वेश्चन आ जाए, ASD से क्वेश्चन आ सकता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से क्वेश्चन आ सकता है, और आपको जो चांसेस है वो ADHD से क्वेश्चन आ सकता है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
तो पीडीडी के सिम्टम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या होगा? डिफिकल्टी इन वर्बल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स वो पर्सन लैंग्वेज का यूज नहीं कर पा रहा आसानी से, उसको प्रॉब्लम हो रही है इन यूजिंग लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। डेफिनेटली अगर एक पर्सन लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है तो बोलेगा कैसे? बोल नहीं पा रहा है तो समझेगा कैसे? एक काम हो सकता है ना। सेकेंड है डिफिकल्टी विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन को समझना पाना, गेस्चर्स को समझना पाना, ठीक है। थर्ड, डिफिकल्टी विद सोशल इंटरेक्शन। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर होगी ही नहीं तो इंटरेक्शन कैसे करेगा, और इंटरेक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली सोशल इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, अपने आसपास एनवायरनमेंट में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, हम ये कहेंगे। अनयूजुअल वे ऑफ प्लेइंग विद टॉयज एंड अदर ऑब्जेक्ट। असाधारण तरीके से खेलना। नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ी को 4 पहियों से चलाया जाता है, हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए अपनी डेली लाइफ से। सो अनयूजुअल वे प्लेइंग दैट मीन्स कि एक तो हम गाड़ी को 4 पहिए वाली को ऐसे चला रहे हैं बिल्कुल टायरों के सहारे से, लेकिन एक हम उल्टा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अनयूजुअल वे के अंडर आता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास डिफिकल्टी एडजस्टिंग टू चेंज इन रूटीन और फैमिलियर सराउंडिंग। भाई जिनकी रूटीन फिक्स है, उनकी रूटीन में कोई चेंज नहीं अगर हो रहा है तो उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है रूटीन को चेंज करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट और पैटर्न ऑफ बिहेवियर। बार बार एक ही बिहेवियर को शो करना, बॉडी मूवमेंट करना, हैंड फ्लिपिंग करना, स्पिन करना, हैंड बैंगिंग करना, सिर को पटकना या हाथों को मारना, हम ये कह सकते हैं किसी चीज को बार बार घुमाना, तो वो सभी किस में आता है? पीडीडी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेवंथ, चेंजिंग रिस्पॉन्स टू साउंड। चाइल्ड में बी वेरी सेंसिटिव टू सम नॉइज। कुछ एक साउंड्स को लेकर बच्चा बार बार डर जाता है, लाइट्स को देखकर एकदम से भी स्पेसिफिक लाइट को देखकर डर जाना। टेम्पर टेंट्रामेंट, बहुत सारा गुस्सा करना, बहुत सारा, ठीक है। डिफिकल्ट स्लीपिंग, सोने में एग्रेसिव बिहेवियर एंड फियरफुल ऑफ एंजाइटी, नर्वसनेस शो करना। सो अभी आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और टिप जो आपको एक कंप्लीट क्लिनिकल साइकोलॉजी में हेल्प करेगी समझने की, वो ये है कि ये सिम्टम्स ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन में अगर वो पीडीडी से सफर कर रहा है तो सारे के सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना, जब भी हम डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही सिम्टम्स आपको एक ही बच्चे में देखने को मिलेंगे या एक ही पर्सन में देखने को मिलेंगे। ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, उनकी कंडीशन कैसी है, मॉडरेट है, सीवियर है। सो ये सिम्टम्स एक ब्रॉड कैटेगरी को हम समझ रहे हैं, तो इन समझने के लिए ऐसा हो सकता है कि बच्चे में 3 से 4, 5, 6, 7 सिम्टम्स नजर आ जाएं, बाकी के ना हो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये बड़ा जरूरी है। कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाएं कि भाई हमारे वाले में तो बच्चे ने आज तक हाथ पैर नहीं पटके लेकिन बाकी के सिम्टम है तो इसको पीडीडी नहीं हो सकता क्योंकि एक सिम्टम नहीं है। ऐसा नहीं होता, ये भी आपको पता चलेगा। DSM-5 जो भी है हमारे पास, ये मैनुअल्स ये बताते हैं कि कौन से सिम्टम किस टाइम तक होने तक ये डिसऑर्डर्स बनता है। एक बार फिर से मैं आपको डिसऑर्डर की डेफिनेशन बता दूं, किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशन को डिसऑर्डर बनने में टाइम तब लगता है या हम कहें वो तब बनता है जब उसकी डेली लाइफ, बच्चे की या उस पर्सन की डेली लाइफ है जो क्या हो जाए, डिसरप्ट हो जाए, अफेक्ट होना शुरू हो जाए, डेली रूटीन उसकी अफेक्ट हो जाए, समझ रहे हैं, तो वो डिसऑर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जिसे हमने अभी अभी पढ़ा था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD के नाम से जानते हैं। ये भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा, ऑब्वियस है। आपको इतना पता चल गया कि पीडीडी इसकी कैटेगरी में आता है तो डेफिनेटली ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट चैलेंज इन सोशल कम्युनिकेशन। ध्यान से सुनना, सोशल कम्युनिकेशन ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, रेपिटेटिव बिहेवियर शो करना, पॉसिबल सेंसरी सेंसिटिविटी होना, ठीक है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब हुआ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे और इनकी सिवियरिटी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, अभी अभी मैंने बताया बिल्कुल आपको, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं, पीपल ऑफ ऑल जेंडर, रेस, एथनिसिटीज एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैन बी डायग्नोस्ड विद ASD। ASD कैन बी लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर और ट्रीटमेंट एंड सर्विसेज कैन इंप्रूव पर्सन सिम्टम एंड डेली फंक्शनिंग को इंप्रूव किया जा सकता है। समझ रहे हैं, ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर्स है लेकिन ट्रीटमेंट की हेल्प से हम इनके सिम्टम्स में चेंज लेकर आ सकते हैं, डेली फंक्शनिंग को थोड़ा सा लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? ट्रीटमेंट की हेल्प से। नेक्स्ट जो टॉपिक, मतलब सब टॉपिक, सिम्टम ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नजर आ सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, या हम कहें जो सिम्टम्स वाला जो सिनारियोज हैं, या जितना भी कंटेंट है, ये आपकी बुक, इग्नू की बुक के बिहाफ पर है। तो ये बात ध्यान रखना, करंट सिनारियो जो है वो मे बी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये इग्नू की बुक के बिहाफ पर है, तो आपको एज इट इज आपकी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन जो सिम्टम्स हैं वो किस कैटेगरी में मिलेंगे? सोशल इंटरेक्शन। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सोशल इंटरेक्शन में ही तो कम्युनिकेशन आएगा, है ना। व्हेन यू आर एबल टू कम्युनिकेट, डेफिनेटली वी कैन इंटरेक्ट विद सोसाइटीज एंड इन आर एनवायरमेंट, है ना। तो हम जब कम्युनिकेशन करने के काबिल होंगे तभी हम सोशल इंटरेक्शन करेंगे, और वो सोशल इंटरेक्शन हमारे बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये कहेंगे कि हम ओनली दो ही कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन, दोनों ही। सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, कौन कौन से सिम्टम्स है जो आप देख पाएंगे उनको डिस्कस करते हैं। फेल टू रिस्पॉन्ड हिज और हर नेम, आपने किसी बच्चे को बुलाया, वो आपका जवाब ही नहीं दे रहा है। एक जैसे ही आप छोटे बच्चे को बोलते हैं कि हाँ जी आरव, एकदम से देखेगा। अगर छोटा बच्चा होगा एकदम से बोले ना, बेशक बोले ना, लेकिन एकदम से देखेगा। लेकिन एक बच्चा देख ही नहीं रहा है, तो ये सिम्टम हो जाता है। resist cuddling and holding and seem to prefer playing alone, retreating into his own world. that means आप उसको गले लगा रहे हैं, आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे दूर भाग रहा है, अकेला खेलना पसंद करता है, अपनी ही दुनिया में मस्त है, हम कह सकते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट, हैज पुअर आई कॉन्टेक्ट, लैक फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन न्यूट्रल है, स्माइल नहीं कर रहा। आपने कहा कि क्या हुआ, कई बच्चे स्माइल करते हैं, क्यूट सी स्माइल, है ना, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहा है, तो ये भी एक सिम्टम की कैटेगरी में आ गया, सिम्टम है हमारा। डज नॉट स्पीक, हैज डिलेड स्पीच, बोलेगा नहीं और या फिर बोलने में बहुत देरी करेगा। प्रीवियस एबिलिटी से वर्ड और सेंटेंसेस, जो बोलने वाली जो एबिलिटी है वो खो देना। ठीक है। फिफ्थ सिम्टम कहता है कांट स्टार्ट ए कॉन्वर्जेशन, पहले तो वो बोलेगा नहीं, तो ऑब्वियस है कॉन्वर्जेशन कहाँ से शुरू होगी। मान लीजिए उसने एक आध शब्द बोल दिया, लेकिन वो कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। समझ रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस बोलना, या मुझे सिर्फ ये दे दो, क्या खाना है, एप्पल, दैट्स इट। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, उसके बाद वो 2 घंटे तक कुछ नहीं बोला। सिर्फ चीज़ों को डायरेक्ट करना, भाई हाँ मुझे ये सामान चाहिए, मुझे वो चाहिए, बात खत्म, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, स्पीक विद एन अबनॉर्मल टोन, आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे, या आपने कभी किसी आजू बाजू कहीं देखा हो, एनवायरमेंट में, कहीं मूवीज में देखा हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आवाज चेंज करके बोलते हैं, रोबोटिक साउंड में, ऐसे करके, क्या चाहिए तुम्हें, है ना, इस तरह की जो साउंड्स है, जो मतलब ये तो नहीं था रोबोटिक, ये मुझे पता है, लेकिन ऐसा एक्ट करते हैं वो, तो वो भी एक सिम्टम में आ जाता है। या लैंग्वेज चेंज करके बोलना, या गाना गाना, सिम्टम में आता है। सेवंथ, रिपीट वर्ड फ्राज वर्बिटिज्म, एक ही वर्ड सेंटेंस को बार बार रिपीट करना, है ना। डज नॉट अपीयर अंडरस्टैंड सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्शंस को ना समझ पाना, ना समझी जिसे हम कहते हैं। और डज नॉट एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग, अपीयर अनअवेयर ऑफ अदर फीलिंग, मतलब इमोशंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाना, दूसरों की फीलिंग्स की अवगत ना होना, मतलब जानना ही ना क्या दूसरा फील कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास, इनअप्रोप्रिएटली अप्रोचेज ए सोशल इंटरेक्शन बाय बीइंग पैसिव, एग्रेसिव और डिसरप्टिव। सोशल इंटरेक्शन या तो उनकी पैसिव होगी, मतलब होगी ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है, या होगी तो एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे उस इंटरेक्शन में, या डिसरप्टिव बिहेवियर शो करेंगे, मतलब वहां पर हम ये कहेंगे कि रेगुलर बिहेवियर, जो नॉर्मल बिहेवियर है वो शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग नॉन वर्बल क्यूज, को पहचानना नहीं, या हम कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना हो पाना। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों हमने पढ़े थे अभी, है ना, तो वो ना होना, दोनों ही नहीं है यहाँ पर, तो ये सिम्टम आ जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में। और अब आप देखें, ये सभी जो सिम्टम है, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है एक पर्सन में ही सारे सिम्टम मिले। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, किस तरह के बिहेवियरल पैटर्न से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनको ASD है या नहीं है। अगर कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है रिपीटेटिव मूवमेंट्स, रॉकिंग, स्पिनिंग, हैंड फ्लिपिंग, ये सभी बॉडी से रिलेटेड, बार बार किसी एक बॉडी पार्ट्स को हिलाए जा रहे, घुमाए जा रहे, सिर को घुमाए जा रहा है, हैंड फ्लिप करना, हाथों को पीटना, समझ रहे हैं, ये बिहेवियर में आता है। और जब ये बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बिहेवियर में आ रहा है। परफॉर्म्स एक्टिविटी दैट कुड कॉज सेल्फ हार्म, वो एक्टिविटीज, जैसे अभी धरती पर हाथों को जोर जोर से लगाना, ऐसे 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 करके लगाना भाई, ठीक है, तो हो सकता है उनको सेल्फ हार्म हो जाए। खुद को चोट पहुंचना, बाइट करना खुद को, हेड बैंगिंग, दैट मीन्स सिर को दीवारों में टक्कर टक्कर लगाना,
है ना। तो ये सभी एक्टिविटीज बिहेवियर शो करते हैं कि उनको ASD होने के चांसेस हैं। डेवलप स्पेसिफिक रूटीन एंड रिचुअल्स एंड बिकम डिस्टर्ब एट द स्लाइटेस्ट चेंज, दैट मीन्स थोड़े से चेंज होने पर ही मतलब डिस्टर्ब फील करना। उनकी जो स्पेसिफिक रूटीन होगी उस रूटीन के अंदर अगर जरा सा भी चेंज हो जाता है तो खुद को डिस्टर्ब फील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हैज प्रॉब्लम विद कोऑर्डिनेशन और हैज ऑड मूवमेंट पैटर्न सच एज क्लमसीनेस, वॉकिंग ऑन टोज एंड हैज ऑड स्टिफ एक्सैगरेट बॉडी लैंग्वेज। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे अपने पैर के अंगूठों पर चलने की कोशिश करते हैं, अजीब सी बॉडी लैंग्वेज में जो वो मूव करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो भी एक सिम्टम होता है। बिहेवियर फैसिनेटेड बाय डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फैसिनेटेड बाय डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि मान लीजिए कोई टॉय है उनके पास और वो उनका टायर घूम रहा है, ठीक है, या फिर फैन चल रहा है, फैन को देख रहे, अरे यार ये घूम रहा है, ये घूम ही रहा है, और ऐसे देखते ही रहे, मतलब देखते ही रहना। स्पिनिंग ऑफ व्हील्स ऑफ अ टॉय कार बट डजंट अंडरस्टैंड द ओवरऑल पर्पस फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उनका फंक्शन को समझने का कोई मोटिव होता ही नहीं। भाई साइकिल का पहिया घूम रहा है और ओ माय गॉड ये तो पहिया घूम रहा है यार, इसका तो टायर तब से घूमे जा रहा है, उसको और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और देखते रहो, दैट्स इट। अनयूजुअली सेंसिटिव टू लाइट साउंड, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि किसी एक पर्टिकुलर साउंड से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, बच्चा डर जाना, हम ये कह सकते हैं, है ना। डज नॉट एंगेज इन इमिटेटिव और मेक बिलीव प्ले, इमिटेटिव दैट मीन्स कॉपी कैट जो हम करते हैं कि बेटा दादा कहें, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, ऐसे खेले, या जो गेम जिनमें इमेजिनेशन इन्वॉल्व है वो नहीं गेम प्ले करेगा। फिक्सेट एन ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी विद अबनॉर्मल इंटेंसिटी और फोकस, या अगर देखिए हमने अभी अभी देखा कि बच्चा जो मगन हो गया, एक टायर घूम रहा है उसमें देखे जा रहा है, तो ये उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है, उसी सिम्टम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी को अब नॉर्मल तरीके से देखना, मतलब देख रहे हैं, इतना ध्यान आप लोग चाहकर भी ना लगाए वो, लेकिन वो लगा पा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा, अब नॉर्मल इंटेंसिटी वाला फोकस, ठीक है, नॉर्मल फोकस नहीं, अब नॉर्मल है। स्पेसिफिक फूड प्रेफरेंसेस, की उनकी फूड की जो प्रेफरेंस है वो बिल्कुल भाई सेम रहेगी, दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर फूड प्रेफरेंसेस, इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट, है ना। सो कुछ खाने खाएंगे, बाकी के सबको मना कर देंगे, नहीं मैं ये खाता ही नहीं, मैं ये नहीं खाता, ये खाएंगे नहीं, तो वो ये सभी है तो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चन ASD से आ सकता है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन और बिहेवियर जो हमें पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो हमें ASD के दौरान दिखेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास, रेट सिंड्रोम आता है। रेट सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम क्या होता है भाई, अभी यहां पर आप पिक्चर्स में देखेंगे कोई भी बॉय नहीं है ना, तो ये कैसे हुआ, तो आप ध्यान से समझना। रेट सिंड्रोम जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है भाई, क्या है, जेनेटिक है, और प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है, फीमेल्स को, ये बात आप ध्यान रखना। ये बॉयज में होना या मेल्स में होना रेयर चांसेस होने की बात है, ये ज्यादातर फीमेल्स में होने के चांसेस होते हैं। ये नॉर्मली अपेरेंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ सीमिंगली नॉर्मल डेवलपमेंट बिटवीन द एज ऑफ 6 और 18, नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद आपको देखने को मिलेंगे 6 से 18 महीने की एज में। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, रेट सिंड्रोम को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो लिस्ट में आता है, रेग्रेशन आता है, कि हमने जो स्किल्स सीखी हैं उनको हम भूले जा रहे हैं, है ना, जैसे कि लैंग्वेज, हैंड कोऑर्डिनेशन या सोशल इंटरेक्शन, इनको भूलना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज कर सकते हैं आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में आना चाहिए, 6 से 8 महीने की उम्र में, 18 महीने की उम्र में क्या कितना सीख लेता है बच्चा, तो भाई यहाँ पर सीवियरिटी का मामला है, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म दैट मीन्स एक बार बच्चे को हो गया, एक अच्छी खासी डेवलपमेंट के बाद बच्चे के बिहेवियर में चेंज आना शुरू होगा, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि वो अपनी एक्वायर्ड स्किल्स को फॉरगेट कर रहा है, भूल रहा है, जितनी भी सीखी गई स्किल्स थी। स्टीरियोटिपिकल एंड हैंड मूवमेंट, दैट मीन्स हैंड वॉश करना, बार बार रिंगिंग, घुमाना, हाथों को मरोड़ना, हम कह सकते हैं क्लैपिंग मोशंस आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे 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 करते हैं, है ना, तो हमें तो ऐसा देखना नॉर्मल लगता है, लेकिन वो बच्चा तो सफर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्लोड ग्रोथ, स्लोड ग्रोथ दैट मीन्स हेड साइज, फीट, हैंड, इनकी जो रेशियो, बॉडी रेशियो प्रोपोर्शन है वो अलग हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। ब्रीदिंग एबनॉर्मैलिटी, ब्रीथ को होल्ड करना, रैपिड ब्रीथिंग, ऐसे करके लेना, स्वेलोइंग एयर, हवा को अंदर ही अंदर रखना, है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास
सीजर्स, नॉर्मली दौरे आना बिल्कुल नॉर्मल है रेट सिंड्रोम के अंदर। डिफिकल्ट विद कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, वॉकिंग डिफिकल्टी, कोऑर्डिनेशन जहां पर हो मोस्टली यहाँ पर देखा जाएगा कि आपकी ये ग्रोस मोटर्स और फाइन मोटर्स स्किल्स की बात की जा रही है, जहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है जब आप चल रहे होते हैं। मसल स्टिफनेस, ट्रिमर दैट मीन्स कांपना वहां पर, है ना, जकड़न आना बॉडीज में, तो ये आते हैं हमारे रेट सिंड्रोम के सिम्टम्स में। नेक्स्ट है स्पीच एंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस। अब हो सकता है उनके पास लिमिटेड वकैब हो या बोले ही ना, है ना, या नो स्पोकन लैंग्वेज, सो अल्टरनेटिव मेथड वो हो सकता है यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी के होने के भी चांसेस है कि बच्चे का जो हम कहें आईक्यू लेवल वहां पर बहुत कम होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? एक जीन म्यूटेशन इसका रीजन है भाई। जीन म्यूटेशन MECP2 नाम का जीन है जो एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर है, जो पाया जाता है। अब आपको ये पता है कि फीमेल्स में XX क्रोमोसोम्स होते हैं ना, है ना, तो उस एक्स क्रोमोसोम्स में MECP2 जीन है, उसकी म्यूटेशन की वजह से, उसमें चेंज की वजह से यहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट और उसकी फंक्शन में ये जो है ये अफेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये क्रूशियल होता है ब्रेन की डेवलप को करना, उनके फंक्शंस को करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उनको स्मूथ बनाता है। और अगर इसमें चेंज आ जाएगा तो ऑब्वियस है ब्रेन की डेवलपमेंट में चेंज आएगा, उनके फंक्शनिंग में चेंज आएगा, तो रेट सिंड्रोम के सिम्टम्स और डायरेक्ट हो सकता है आपको एक छोटा क्वेश्चन नजर आ जाए। नेक्स्ट जो आता है हमारा एस्पर्जर सिंड्रोम है। कितना उलझा हुआ बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल निराश है, तो हम कहेंगे एस्पर्जर सिंड्रोम भी हमारा PDD की तरह था। प्रीवियसली इसको रिकॉग्नाइज किया जाता था या हम कहीं आइडेंटिफाई किया जाता था एस्पर्जर सिंड्रोम की, लेकिन अभी इसको क्या किया जाता है, अभी इसको उसी कैटेगरी में डाल दिया। कौन सी कैटेगरी में? ASD की कैटेगरी में। तो अब आप ये खुद पढ़ना, बिकॉज ओवरलैपिंग हो रहे थे, स्पेक्ट्रम नेचर था, ASD के साथ काफी सारे सिम्टम्स मिल रहे थे, तो एस्पर्जर सिंड्रोम को आप ASD की कैटेगरी में डाल दे, रेट सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम, तो आप इसको है जो खुद पढ़ना, ठीक है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ये भी ऐसे ही है। डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर CDD, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, इसको अलग डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता था DSM-4 के अंदर। DSM-4 जब था हमारे पास, तो इसको एस्पर्जर्स को, PDD को, DSM-4 को, ये सभी अलग अलग कैटेगरी थी, अलग अलग डिसऑर्डर कंसीडर किए जाते थे। लेकिन जब से हमने DSM-5 बनाया है, या हम कहें इनके सिम्टम्स को हमने मैच करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि अब ये सेपरेट डिसऑर्डर नहीं है, इनको एक ही कैटेगरी में डाल दो जिसका नाम ASD है, ठीक है। तो DSM-4 के बिहाफ पर आप इसको पढ़ना। तो यहाँ पर कितनी जल्दी से हमने 2 टॉपिक कर दिए, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव, एस्पर्जर सिंड्रोम, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हालांकि ये टर्म्स डिफाइन कर रही हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अटेंशन डेफिशिएट एक टर्म ये है, अटेंशन का कम होना। हाइपर एक्टिविटी मतलब एक्टिविटीज बच्चे में एक पीक लेवल की होना, मतलब आप इतने परेशान हो जाते हैं जितना कि यहाँ पर इनकी मम्मा हो रही है। अब यहाँ पर जो मम्मी देखी कैसे कर रही है, हाय रे दैया, इनका क्या होगा भैया, ये बच्ची सोफे पर इतना उछल रही है ना। तो मम्मी परेशान है और ये बच्ची, जिसका नाम हम रुचि रख लेते हैं, बड़ा ही शोर मचा रही है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या करता है, इतना समझ में आ भी गया होगा, पिक्चर से भी और थियरी से भी। आगे अब हम थियरी को पढ़ भी लेते हैं। ये भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। प्राइमरी इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को। अभी यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स की बात नहीं है बच्चों, कभी आप समझें कि चिल्ड्रन यहाँ पर हमने गर्ल्स दिखाई है फोटो में तो गर्ल्स ही होंगी, नहीं। बेसिकली प्राइमरली अफेक्ट होंगे बच्चे, बच्चों में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हो सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि अडल्टहुड तक भी जा सकता है, ADHD अडल्टहुड तक भी जा सकता है अगर इसको ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड किया जाए। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे समझते हैं। इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी की बिहेवियर ऑफ ADHD, तो हम कहेंगे कि बिहेवियर की हेल्प से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल है सभी बच्चों के लिए इनअटेंटिव होना, हाइपर एक्टिव होना, इम्पल्सिव होना, लेकिन कब? सम टाइम, कुछ टाइम के लिए ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि वो सीखते हैं, लर्न करते हैं। लेकिन ADHD में ये सिम्टम्स, ये बिहेवियर्स काफी सीवियर और नॉर्मल बिहेवियर से ज्यादा टाइम तक, ज्यादा इनके हम कहेंगे सिम्टम्स जो बड़े अलग होते हैं,
हम कहेंगे अबनॉर्मल बिहेवियर हो जाए, लेकिन हम कहें एक जगह हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है। आप देखो अभी ये समझने का एक मात्र और बिल्कुल आसान तरीका है। नॉर्मल है कब? जब ये हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट ना करे, डेली फंक्शनिंग, ठीक है। लेकिन एक बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है, इतना अटेंशन उसका है ही नहीं कि नॉट एबल टू रीड एंड राइट, वी कैन से दैट नॉट एबल टू रीड एंड राइट, है ना। एक बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है, या हम कहें अटेंशन उसके अंदर बच्चे में है ही नहीं, थोड़े टाइम के लिए सब में नहीं होती, ऐसा हम मानते हैं। बच्चों को अटेंशन सिखाना होता है कि बच्चे ध्यान दो, देखो यहाँ पे उंगली रखो अपनी, यहाँ पर उंगली रखो, और यहाँ से अपना पेन पेंसिल लो, साइन ऑफ ADHD, ये हमने बताया। ये जो हमारा पेन चल रहा है ये उसके अटेंशन को बरकरार रखने में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर बच्चा ये काम नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स उसकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है। तो ये सभी सिम्टम्स किसमें चेंज हो जाएंगे? डिसऑर्डर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स 6 और मोर मंथ, और इनकी डिग्री मतलब सीवियर है, मॉडरेट है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। एज ग्रुप के साथ भी ये डिपेंड कर सकता है, या फिर हम कहें ये सिम्टम्स के साथ साथ एज के साथ बढ़ भी सकता है। तो अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर ये सिम्टम्स रह जाते हैं एज पर DSM-4, तो हम कहेंगे कि उस बच्चे को हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, ADHD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब साइंस की बात कर लेते, कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते। इन अटेंशन और हमारे पास हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिवनेस होगा। तो सबसे पहले इन अटेंशन की बात कर ले। सिंपल टर्म्स में हम कहेंगे अटेंशन का ना होना, ए पर्सन, ए चाइल्ड इज नॉट एबल टू फोकस और सस्टेन, कॉन्सेंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, प्ले, गेम, एनीथिंग व्हाट वी आर गिविंग देम। हम कुछ भी उनको दे रहे हैं लेकिन उन पर उनका ध्यान, फोकस बिल्कुल नहीं है, इन अटेंशन की कैटेगरी में आगा। तो अभी हम बात करते एक बार वन बाय वन सिम्टम्स की। तो ऑफन फेल टू क्लोज अटेंशन, मेक केयरलेस मिस्टेक इन स्कूल वर्क, अदर और एक्टिविटीज में जो केयरलेस दैट मीन्स लापरवाही करना। अब लापरवाही बच्चे सभी करते हैं, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो रहा है, इतनी केयरलेस, इतनी लापरवाही की छोटी छोटी चीजों के साथ। सेकेंड पॉइंट, डिफिकल्ट सस्टेनिंग अटेंशन इन टास्क प्लेइंग एक्टिविटीज, जहां पर आपको फोकस की जरूरत है, वो गेम्स या तो खेलना ही नहीं, ठीक है, या उनमें अपनी अटेंशन को सस्टेन न कर पाना, बरकरार न रख पाना, इन अटेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑफन नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, व्हेन यू आर टॉकिंग विद स्पेसिफिक चाइल्ड एंड यू आर टॉकिंग विद कि आपको ये करना चाहिए, आपको इसके बाद ये करना है, और वैसे ऐसे करके देख रहा है, कोई ध्यान नहीं है उसका, इधर उधर आप बोले जा रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हैं, ये इनअटेंशन की कैटेगरी में आ रहा है। आप ये बच्चे देख सकते हैं, आप कभी स्कूल विजिट करें, एक आध क्लास में आपको ऐसा बच्चा मिल जाएगा जो आपकी बातों को सुनता ही नहीं है। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्पेशली उनको खड़ा किया जा रहा है, स्टैंड अप बेटा, और अभी आप मुझे ध्यान से सुनो, आपको कितनी बार समझाया जाएगा, हाउ मेनी टाइम आई हैव टू रिपीट दैट दीज आर द रूल्स, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस एंड यू हैव जस्ट ट्राई टू फॉलो देम। आप कम से कम कोशिश करें, है ना, कोशिश नहीं, और वो आपका, आपने इतना शिद्दत से आप समझा रहे हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? ऊपर नीचे देख रहा है, या नीचे देख रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, उसको नहीं पता, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, समझ रहे हैं, अटेंशन का ना हो पाना, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफन डज नॉट फॉलो थ्रू ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड फेल्स टू फिनिश स्कूल वर्क, जैसा कि हमने बताया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना कर पाना। ऑफन हैव डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज, आपने कोई टास्क उसको प्रोवाइड करवाया लेकिन उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे, वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। अवॉइड डिसलाइक रेलिकेंट टू एंगेज इन टास्क दैट रिक्वायर सस्टेन अटेंशन, जिसमें मेंटल एफर्ट्स लग रहा है, फोकस लगाना है पढ़ने में, लिखने में, वो काम को स्किप कर रहा है, वो करता ही नहीं है, समझ रहे हैं, तो इन अटेंशन की कैटेगरी में डाल दो। lose thing necessary to task or activities, toys, school assignment, pencil, workbook, often easily distracted by extraneous stimuli, बाहर से किसी ने आवाज लगाई, आ रहा हो, अचानक से देखा किसी और का नाम है, या फिर कहीं से आवाज आई, ओए, तुरंत देख रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है भाई। प्रॉब्लम अल्टीमेटली मैं आपको हर एक एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन अटेंशन दैट मींस लैक ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन, वी कैन से दैट लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसका एक्सटर्नल स्टिमुलस से ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, ये भी लैक ऑफ अटेंशन में आ जाता है, ठीक है। फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज, नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज है, क्या आपने ये काम नहीं किया, हमने ये होमवर्क आपको दिया था बच्चे, और वो कहेगा सर भूल गया, तो ये क्या है, अटेंशन का ना होना बच्चे, है ना।
तो होपफुली आपको ADHD को समझने में मजा भी आ रहा होगा और होपफुली आपको समझ भी आ रहा होगा। सो नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस। हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम फॉलो होगा, आप ये मत सोचिएगा। 6 और मोर द फॉलोइंग सिम्टम्स इन अटेंशन मस्ट परसिस्ट एटलीस्ट 6 मंथ। 6 महीने से ज्यादा अगर ये सिम्टम्स 6 से, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिम्टम्स मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि एक ही बच्चे में नजर आएंगे, लेकिन मोर देन 6 आप ये समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपर एक्टिविटी ऑफन फिजिट्स विद हैंड्स और फीट और स्क्रीम इन सीट्स। एक जगह पर टिक कर बैठना ही ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे हाइपर एक्टिविटी का लगता है कि आपने किसी बच्चे को कहा कि बेटा सिट डाउन, बेटा स्टैंड अप, वो खड़ा है तो खड़ा हो नहीं पाएगा, बैठा है तो बैठ नहीं पाएगा, बार बार वो हाइपर एक्टिविटी शो करेगा, किसी को छेड़ना या सीट एक्सचेंज करना क्लासेस में, या खड़ा है तो पैरों की मूवमेंट ऐसे ऐसे हिलना, ठीक है, या बैठे बैठे कभी ऐसे देखना, कभी अपनी चेयर है तो ऐसे ऐसे हिला लो, चलो ठीक है, बेंचेस पर है तो बेंचेस को हिलाना शुरू कर रहा है। तो ये सभी क्या है, हाइपर एक्टिविटी में आ जाते हैं सिंपल टर्म्स में, है ना। सो ऑफन लीव सीट्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। ऑफन रन अबाउट द क्लाइम एक्सेसिव इन सिचुएशन इन विच इट इज इनअप्रोप्रिएट, दैट मींस धूप से भरे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं पेड़ की छांव में, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो भागे जा रहा है इधर उधर फुटबॉल, मतलब क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक बच्चे को कहा है कि बच्चे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, गर्मी ज्यादा है, लू चल रही है, गर्म हवाओं का रुख है, तो अभी आप रुक जाएं, थोड़ी देर में शाम को खेलें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अननेसेसरली मूवमेंट करना, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, खेलना ही खेलना, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऑफन हैज डिफिकल्टी प्लेइंग और एंगेजिंग इन लेजर एक्टिविटी। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जैसे कि लूडो, अभी वो एक जगह आराम से बैठ के खेलना है लेकिन वो बच्चे खेल नहीं पा रहे। या लेजियर एक्टिविटी मतलब जहां पर थोड़ा सा आलसीपन नजर आ रहा है, बैठना है, आराम से बैठना है, बच्चों को कहा है कि पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स एंड सिट साइलेंटली, देन दे आर नॉट एबल टू सिट इवन, मतलब साइलेंट तो बात की बात है, वो बैठ नहीं सकते, समझ रहे हैं। तो ये सिम्टम्स हैं। इज ऑफन ऑन द गो और ऑफन एक्ट इफ ड्राइवन बाय मोटर। चलते रहना, किसी एक्टिविटी को ऐसे करना जैसे कि किसी मशीन ने लगा दिया, ठीक है, बस किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। हाइपर एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी से ज्यादा एक्टिविटी हम कह सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अटेंशन का और एक्टिविटी का मामला है, और अगर अटेंशन ना होना और एक्टिविटीज का ज्यादा होना, समझ रहे हैं, अटेंशन डेफिशिएट मतलब अटेंशन का कम होना, हाइपर एक्टिविटी एक्टिविटीज का ज्यादा होना, इनअप्रोप्रिएटली होना, बेवजह होना, वो ADHD के सिम्टम्स हो सकते हैं। मिनिमम 6 मंथ यहाँ पर होने चाहिए और मोर देन 6 और 7 सिम्टम्स शुड बी देयर अगर हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं। लेकिन ये DSM-4 के भी हाफ पर है, DSM-5 के अकॉर्डिंग अलग होंगे, तो ये आपकी बुक के भी हाफ पर है। तो कोजेज की बात करें तो कोजेज को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, कोजेज को समझने के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेसन 3, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोसोशल, कल्चरल फैक्टर्स जो कि किसी भी डिसऑर्डर्स को डिसऑर्डर बनने में हेल्प करते हैं, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जीन्स और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शंस की वजह से एज सच कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पर लिखा भी हुआ है एग्जैक्ट कॉज ऑफ ADHD इज अननोन टिल नाउ, मतलब अभी तक हम ADHD के सिम्टम्स या कोजेज के बारे में नहीं जान पाए हैं कि यही एक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से एक बच्चा ADHD से सफर कर रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीन्स और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन की वजह से बच्चे में ADHD के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेन इंजरी उनमें से एक है। फूड एडिटिव्स, दैट मीन्स हमारी जो फूड प्रेफरेंसेस है, ब्रिटिश में जो एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं जिनको खाने से ADHD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एग्जांपल आप शुगर से ले सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर शुगर लेवल कम होगा तो हम इनएक्टिव सा फील करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में शुगर लेवल अप्रोप्रिएट होगा तो हमारी एक्टिविटीज नॉर्मल होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि शुगर लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो हम हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो फूड एडिटिव्स भी मैटर करते हैं कि किसी बच्चे को ADHD होने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे। सो होपफुली यहाँ पर आपको ADHD का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर है। अभी तक हमने जो किया वो न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स था, तो यहाँ पर ये बिहेवियर डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, डेफिएंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ नेगेटिव
डिफिएंट, डिसओबीडिएंट, हॉस्टाइल बिहेवियर शो करना, किसी भी रूल्स को फॉलो ना करना, अभी ये रूल्स को फॉलो ना करना ये हम मानते हैं, या एक प्रॉपरली आपको एक तरीका बताया गया है कि ये काम ऐसे करना है, आप उसको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव दैट मीन्स नकारात्मक, नेगेटिव वे में आप बिहेवियर को शो कर रहे हैं, स्पेशली किसके रिगार्डिंग, डायरेक्टेड टुवर्ड अथॉरिटी फिगर। अथॉरिटी फिगर कौन हो सकता है, पेरेंट्स, टीचर्स हो सकते हैं। सिम्टम्स शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ के लिए होने चाहिए। कुछ सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं, क्या होता है। आर्ग्यूइंग विद अडल्ट्स इन डिसरिस्पेक्ट और चैलेंजिंग मैनर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ डेयर यू, है ना, हमने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, कुछ ऐसा बिहेवियर। और वो किससे बात कर रहे हैं, अपने किसी टीचर से या किसी पेरेंट से बात करें इस तरीके से, कैसा लगेगा आपको सुनकर, ये नॉर्मल तो नहीं है ना, ये नॉर्मल कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आता। तो डिसरिस्पेक्ट, चैलेंजिंग मैनर से आप किसी भी अपने एडल्ट को या अपने से एल्डर को जो बातें कर रहे हैं आप, तो ये अच्छा नहीं है। और ये सिम्टम है, ये वैसे हम मॉरल वैल्यूज पर बात लगे करने, लेकिन हम ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेलिबरेटली अनोइंग अदर्स थ्रू टीजिंग, नेगेटिव कमेंट, डिसरप्टिव एक्शंस की हेल्प से किसी को टीज कर रहे हैं, या हम कहीं किसी को परेशान करना, सिंपली किसी को ब्लेम करना, मिस्टेक्स और मिसबिहेव के लिए औरों को ब्लेम करना, हाँ गलती हमारी है, दूसरों को ब्लेम किए जा रहे हैं। इजीली अनॉयड और टच्ड बाय सीमिंगली माइनर थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, परेशान हो जाना, खुद ही और दूसरों को परेशान करना। स्पाइटफुलनेस, विंडिक्टिवनेस टुवर्ड अदर, ऑफन मोटिवेटेड बाय डिजायर टू गेट बैक एट देम, दूसरों से बदला लेने की इच्छा उनके अंदर तुरंत भरी रहती है, किसने मेरे साथ किया, कैसे मैं इसको सबक सिखाकर छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो ये आता है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की कैटेगरी में। कंडक्ट डिसऑर्डर भी सिमिलर सा डिसऑर्डर्स आपको नजर आएगा, ये भी बिहेवियर को ही अफेक्ट करता है, बिहेवियर डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिपीटेटिव परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर शो किया जाता है, किसके रिगार्डिंग, राइट्स ऑफ अदर एंड सोशल नॉर्म्स। सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल रेड लाइट्स को ब्रेक नहीं करना, लेकिन हमें तो करना है, क्यों, क्योंकि कंडक्ट डिसऑर्डर जो है ना। तो रेड लाइट को ब्रेक ना करना, विदाउट हेलमेट चलना, मतलब ये रूल्स हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो विदाउट हेलमेट चलते हैं उनको कंडक्ट डिसऑर्डर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं ये बता दिया जाता है कि ये ऐसा नहीं करना, ये लाजमी नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन उनको जब ये कहा जाता है कि ये नहीं करना तो वो वही करते हैं, ऐसा, ठीक है। राइट्स को, दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करना, छीनना, परेशान करना, ये आता है। और ये एडोलेसेंस में आप लोगों को ज़्यादा देखा जाएगा क्योंकि बचपन में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, अग्रेसिव टुवर्ड पीपल और एनिमल्स के रिगार्डिंग अग्रेसिव बिहेवियर शो करना, उनको बुली करेंगे, सीधी सी बात है। थ्रेट, इंटिमिडेशन, धमकाना, धमकी देना, डराना किसी को, फिजिकल असाल्ट, शारीरिक प्रताड़ना बोला जाता है, किसी को शारीरिक लेवल पर आप किसी को परेशान करें, किसी की पिटाई कर दी घर पे, है ना, बाहर घर पे आ गए उनको पीट कर, तो ये आता है एग्रेसिव बिहेवियर शो करना पीपल और एनिमल्स के रिगार्डिंग। तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर्स है, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं रहता, है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को तहस नहस कर देना, मतलब ऐसा सुना है आप लोगों ने, भाई वहां पर बदमाश आए उनके घर को तोड़ दिया, तो ये ऐसा कुछ। अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ घर को तोड़ना ही प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर किया जाता, कई बार गाड़ियों के साथ, बाइक्स के साथ ऐसा भी माना जाता है। लाइंग और स्टीलिंग, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सभी इसमें आते हैं। सीरियस रूल्स ब्रेकिंग बिहेवियर स्कूल्स और एट होम, और रूल्स ब्रेक करना, देखिए सोसाइटियल नॉर्म्स क्या कहता है कि बच्चों को स्कूल बंक नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे करते हैं, है ना। तो उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, अभी कितना किया जाता है वो अलग बात है। तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर में आता है कि जब आप कंडक्ट किए गए रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, कि जब आप अपने अपोजिट से, हम ये कह सकते हैं कि इसको समझने के लिए लॉजिक बनता शायद नहीं है, लेकिन हम बनाने की कोशिश करते हैं कि जब आपके एल्डर्स है, जो आपसे बड़े हैं, उनको आप परेशान कर रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्टली आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में आ जाएगा। कंडक्ट डिसऑर्डर, बनाए गए, कंडक्ट किए गए रूल्स और रेगुलेशंस को आप ब्रेक कर रहे हैं, दूसरों के राइट्स को आप ब्रेक कर रहे हैं, तो ये आ जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर की कैटेगरी में। नेक्स्ट, ओ मम्मी ये कितना दुखी है बच्चा, एंजाइटी डिसऑर्डर, अंडरस्टैंडिंग सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। देखिए एंजाइटी डिसऑर्डर को हम अपकमिंग वीडियोस क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली SAD को डिस्कस करना है, और आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इसको इन शॉर्ट आपको बताएंगे। SAD क्या होता है,
सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, यहाँ पर आप बच्चे को देखकर, ये मम्मा का हाथ है ना, मम्मी है ये, यहाँ पर भी ये मम्मी से बात कर रहा है बच्चा, देखो कैसे इसकी आंखों से पानी आ रहा है, रो रहा है, ये तो बिल्कुल ही, अरे यार इतना सीरियस मत हो जाओ, है ना। तो ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट मीन्स जब एक बच्चा अपने मम्मी पापा, केयर गिवर, पेरेंट से दूर किया जाता है तो उसको एंजाइटी होती है। और ये एंजाइटी जब कंसिस्टेंटली चलती रहती है, परसिस्टेंट रहे, कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होगी, तो वो SAD में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सेपरेशन की वजह से होने वाली एंजाइटी की वजह से उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ गया, और जो चेंज उसकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है उसको क्या कहेंगे, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इन सिंपल टर्म्स में, इससे आसान शब्दों में शायद मैं ना समझा पाऊं, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। Separation anxiety is an anxiety disorder, excessive fear, anxiety related to separation from primary caregiver, typically parents। अब caregiver mostly parents ही होते हैं, मम्मी होती है, पापा होते हैं, है ना। तो चलिए सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। रोना, टेंट्रम, क्लिंगिंग टू केयर गिवर्स, फिजिकल सिम्टम्स लाइक नोजिया, स्टमक, पेट में दर्द होना, सभी ये सिम्टम्स आप छोटे बच्चों में देख सकते हैं। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बसेस में, स्कूल्स में भेजा जाता है फर्स्ट टाइम के लिए, तो उनको बड़ा ऑकवर्ड लगता है भाई, मतलब कैसे मैं अपनी मम्मा से दूर हो जाऊं, भाग कर अपना मम्मी के पास जाना, उनको इतना जोर से पकड़ना, टीचर्स का जोर से उनको छुड़वाना कि अरे दूर हो जाओ बच्चे, चलो मैं आपको खेलने के लिए कुछ दूंगी, खाने के लिए कुछ दूंगी, ये उनको बहकाना, है ना, बहलाना हम कह सकते हैं। तो ये सभी रोना, टेंट्रम, मतलब गुस्सा, नहीं मैं तो मम्मी के पास ही जाऊंगा, तो ये सभी सिम्टम्स है एक्सेसिव डिस्ट्रेस ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर सेपरेशन। मतलब जब बच्चे को दूर किया जा रहा है तभी वो रोना शुरू कर देता है, समझ रहे हैं, एक्सेसिव डिस्ट्रेस। एक्सेसिव वरी अबाउट लूजिंग द केयर गिवर्स, वरी अबाउट समथिंग बैड हैपनिंग टू द केयर गिवर और अबाउट नेवर सीइंग देम अगेन। उनको ऐसा लगता है कि अरे मम्मी दूर चली गई, अब तो कभी मैं उनको देख ही ना पाऊं कभी, ऐसा उनकी फीलिंग्स होती हैं। तो एक्सेसिव वरी होना। Tolerating being alone away from the caregiver, this can lead to difficult attending school, participating in social activities, even sleeping or separate room। भाई बच्चों को इनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आती है कि वो अलग नहीं रह पाएंगे, यहाँ तक उनको नींद नहीं आएगी, या सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चों में आप ये सिम्टम्स देख पाएंगे। ये बेसिकली, ये बेसिक इनिशियल आप स्टेज में देख सकते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स होने से पहले देख लीजिए और उनको ट्रीट करें अगर आपको कोई नज़र आता है तो। फिजिकल कंप्लेंट, फिजिकल कंप्लेंट्स में क्या होता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा हेडेक होना शुरू होता है आज के टाइम में, ठीक है। अगर आप स्कूल्स में जाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, बच्चे को हेडेक होगा, कभी स्टमक होगा। तो भाई उनमें क्या होगा कि नोजिया, मतलब दे फील दैट मुझे वॉमिट होने का चांसेस है, मुझे वॉमिट होने की ऐसा फील हो रहा है, तो नोजिया भी होने को चांसेस रहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, एंजाइटी की वजह से होते हैं। अब रियलिटी में नहीं होता, बस उनको ऐसा रहता है कि यार मम्मी से दूर हो गए, अब कुछ तो होगा ही, है ना। तो चाइल्डहुड डिप्रेशन नेक्स्ट आता है हमारे पास। चाइल्डहुड डिप्रेशन, यहाँ पर हमने एंजाइटी डिसऑर्डर में SAD को डिस्कस किया। चाइल्डहुड डिप्रेशन दैट मीन्स बच्चों की उम्र में डिप्रेशन होना, ठीक है। अब ये भी नॉर्मल है। ओकेजनल सैडनेस बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये सैडनेस अगर टाइम क्रॉस करते लगातार रहे तो वो डिप्रेशन बन जाती है। तो डिप्रेशन वाले चैप्टर में हम इनको डिस्कस करेंगे। चाइल्डहुड में ये मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिप्रेशन है जो इज ए मूड डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, जो कि बच्चों को अफेक्ट करता है। लगातार सैडनेस, होपलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज से इंटरेस्ट हट जाना, ठीक है। डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाना बच्चे की एटलीस्ट 2 वीक, ठीक है, 2 हफ्ते के लिए लगभग मिनिमम हम मान कर चलें, तो चांसेस है कि बच्चे को डिप्रेशन हो गया है। लेकिन ऐसा मत कहें, बच्चों के सामने डिप्रेशन जैसी टर्म्स को यूज़ ना किया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि जितना वो अवेयर होंगे, हम नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं कि मुझे तो एंजाइटी हो रखी है, मुझे डिप्रेशन हो गया, लेकिन आप डू यू नो अबाउट व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन? बताइए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अभी तक नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो अपकमिंग वीडियोस का वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो एंजाइटी डिप्रेशन पर डिपेंड होगा, ठीक है। बेस्ड होगा, डिपेंड नहीं होगा, बेस्ड होगा। सो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, अभी आप इन सिम्टम्स को खुद पढ़िएगा, क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत ईजी हैं, हम ऑलरेडी इनमें से कुछ कर चुके हैं। तो ये सिम्टम्स आप पढ़िएगा, जो कि आपको चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में अवगत करवाएगा। यू विल बिकम एबल टू नो दैट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द चाइल्डहुड डिप्रेशन
आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन भी एक अजीब सी टर्म्स हुआ करती थी, ठीक है, अब इसको चेंज कर दिया गया है क्योंकि डिसरिस्पेक्ट ऐसा समझा जाता है कि जब हम किसी को दिमागी रूप से कमजोर कहते हैं तो सामने वाले की फीलिंग्स को ठेस पहुंचती है। तो इसको सही करने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम दे दिया जाता है, इसका नाम बदल दिया जाता है किसके द्वारा, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक के अकॉर्डिंग टू योर बुक मेंटल रिटार्डेशन एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, दैट मीन्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हम कह सकते हैं। ये बच्चों में देखी जा सकती है अंडर द एज ऑफ 18, ठीक है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल एज मेजर्ड, अब ये इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होगा, IQ, आई थिंक आप सभी जानते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट दैट रिप्रेजेंट योर IQ लेवल, मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हो सकते हैं ये आपका IQ लेवल बताएगा, आप कितने टास्क कर सकते हैं ये आपका IQ लेवल बताएगा। और अगर किसी का IQ बड़ा ही लो है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये ID में आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, की बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, हम ये कहेंगे, है ना। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इनको। माइल्ड कुछ कैटेगरी हम बोल सकते हैं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, 4 ही हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन है। और ये मेंटल रिटार्डेशन अगर आप लोगों ने +2 में फर्स्ट लेसन किया है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, तो वहां पर क्लियर कट एक NPC के हेल्प से हमें बताया गया, समझाया गया कि कैसे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। तो नॉर्मली बच्चे यहाँ पर लाई करते हैं भाई इस एरिया में, ठीक है, जो नॉर्मल IQ होता है हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं यहाँ पर लो IQ वाले होते हैं इस तरफ, यहाँ पर हाई IQ वाले, जिसको गिफ्टेड स्टूडेंट या गिफ्टेड चिल्ड्रन कंसीडर किया जाता है, हाई IQ वाले कंसीडर किए जाते हैं। तो अभी हम यहाँ वाली कैटेगरी को स्टडी कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा हम कट कर देते हैं और MR ये बता देते हैं कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटली जो रिटार्ड बच्चे वो बहुत कम लेवल पर है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है। तो अगर 100 बच्चे हैं MR की कैटेगरी में, तो आप कहेंगे कि 85% इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो थैंक गॉड ये 85% ही इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनका IQ 50 to 75 होता है। नेक्स्ट अभी हमने किया मॉडरेट मेंटल, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा और सीवियर हो जाती है कंडीशन, थोड़ा सा चेंज होता है। 10% स्टूडेंट आते हैं, 10% पीपल आते हैं जो कि मॉडरेट मेंटल कैटेगरी में आते हैं, जिनका IQ और कम हो गया, ठीक है। उसके बाद सीवियर में 3 to 4% और प्रोफाउंड में 1 to 2%। इनका IQ और भी कम होता चला जाता है। सीवियर में IQ लेवल 20 to 40 है और हमारा प्रोफाउंड में IQ लेवल 20 to 25 है। तो IQ लेवल गोइंग टू बी डिक्रीज कंटिन्यूअसली, और अगर IQ लेवल कम हो रहा है तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल को, एक पर्सन को जिनका IQ लेवल इस रेंज में आता है, तो उनको अपनी डेली लाइफ को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती होगी, डेली जो चैलेंजेस है, उनको टास्क है जो कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है, और उनको प्रॉपर गाइड की या हेल्प की ज़रूरत रहेगी थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये था हमारा MR का टॉपिक, ID का टॉपिक। तो ID को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक होपफुली आपको सभी के सभी टॉपिक्स है जो समझ में आ गए होंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन दैट मे बी यू कैन ऑब्जर्व इन योर एग्जाम, वो हो सकता है कि आपको ASD, ADHD, एस्पर्जर सिंड्रोम से देखने को मिल सकता है। सो ये टॉपिक्स थे हमारे इस वीडियो में, इतना ही, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 5 के साथ। यहाँ पर हमारा एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। Thank you for watching this video. Take care. Bye bye. Have a nice day.